हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 65 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 66 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 66 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो सही जवाब है, बताइए, बंबई और ठाणे के बीच, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 67 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, बंबई से ठाणे के बीच, याद रखिएगा। 68 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? सही जवाब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1853 ईस्वी में बंबई के पोरबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। 69 है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किनके समय में हुआ? तो याद रखिएगा डफरिन के समय में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 70 है, पब्लिक, याद रखिएगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। देखिए, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सारे धन व्यय किए जाने लगा। 71 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, यानी बी ऑप्शन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से जो है 21 मार्च 1862, समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए।
72 है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। 73 है निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 74 है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन कहां पर? सही जवाब है इलाहाबाद में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 75 है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? अपने पुत्र के स्थान पर अगर बात करें तो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो 1858 की समाग्री की घोषणा ने यह अधिकार दिया था। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से यानी संकटग्रस्त स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने के लिए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। 76 से महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया, कब? महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? सही जवाब है 1877 में। 1877। देखिए राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। तो याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की समाग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। 77 नंबर है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो सही जवाब है लॉर्ड एलेनबरो ने। लॉर्ड एलेनबरो यानी बी ऑप्शन। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत की तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। 78 है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कर्नवालिस संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से तथा व्यवगत का सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी, यानी 1884-1888 के बीच में। 79 है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है?
किसका सुमेल नहीं है? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग का संबंध उच्चतम निष्क्रियता से है। 80 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, यानी बी ऑप्शन। अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न 81, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंगस का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, समय 1817 से 1818 ईस्वी के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंगस ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी। पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसका अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत, यानी जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, इस पर राजनैतिक अधिकार कर लिया। और अन्य जो तीनों विकल्प दिए गए हैं सुमेलित हैं, याद रखिएगा। 82 है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? सही जवाब है 1818 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 83, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ, बी ऑप्शन। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंगस ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही जवाब है सी ऑप्शन, सर जॉन शोर का जो संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में हुआ था। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल अख्तर लोनी, याद रखिएगा, अख्तर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लिखबद्ध हुई और जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए थे। 85 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध जो है, लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लॉर्ड एलेनबरो का संबंध सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय, बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण यानी विलय कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 के बीच। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन। इसका सही जवाब है लॉर्ड लीटन, यानी डी ऑप्शन, लॉर्ड लीटन। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, डी ऑप्शन। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। 87, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? सही जवाब है जॉन लॉरेंस, यानी डी ऑप्शन, याद रखिएगा। देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। 88 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण जिसने प्रारंभ किया था वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। 89 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, सी ऑप्शन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। 90, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 91, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? सही जवाब है लॉर्ड मेयो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 92 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो सही जवाब है लॉर्ड मेयो के। 93, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कौन था? तो लीटन था, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर, 1876 में लीटन जब वायसराय बनकर आता है तो आने पर क्या हुआ? वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई जो नीति, इसमें परिवर्तन आया, चेंजिंग आई। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा, यानी फॉरवर्ड नीति का। इसके बाद 94 है, प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन, बी ऑप्शन, लॉर्ड लीटन।
95 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, यानी लंबी अवधि तक रहा। वह भारत का वायसराय कौन था जो सबसे लंबे समय तक रहा। तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। देखिए, अगर बात करें तो ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसरायों में सबसे ज्यादा कार्यकाल था, लंबी अवधि का कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन ये 7 वर्षों तक वायसराय के पद पर बने रहे। लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष, लॉर्ड हॉर्डिंग 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, बी ऑप्शन। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैंडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैंडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया है: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा यहाँ या वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह भी कि यह भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर ही है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। 1882 में रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार ही अगर बात करें तो उसके अनुसार ही इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा जो है आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उप विभाग, तालुका या तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कर और आय के साधन दिए गए। 97 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 98 है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो एल्बर्ट बिल विवाद जिससे संबंधित था वो सी में दिया गया है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई जो अयोग्यताएं थे इसको हटाया जाना। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सर पीसी एल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक को प्रस्तुत किया था जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए। जाति भेद पर अगर जो मतलब कि जाति भेद पर आधारित अगर न्यायिक अयोग्यताएं हैं तो तुरंत समाप्त कर दी जाए। भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां जो है इक्वल कर दी जाए, बराबर कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर जो है कुठाराघात माना, यानी जो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश थे इनके शक्तियों को बराबर करना। जो यूरोपवासी थे, यूरोपीय न्यायाधीश थे, ये अपने विशेषाधिकार पर जो है आघात मानते थे। एल्बर्ट बिल को लेकर विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। 99 है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? एल्बर्ट बिल का उद्देश्य बताइए। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर बात करें तो
अगर बात करें तो जो एल्बर्ट विल था, ये किस लिए था तो आपको मालूम है, इस विवाद का मेन कारण था कि जो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश थे, इनकी शक्तियों को इक्वल कर दिया गया, जिसे यूरोपीय न्यायाधीश नाराज हो गए, अपने विशेषाधिकार पर ये कुठाराघात मानने लगे। तो याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 100 है, किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? सही जवाब लॉर्ड रिपन यानी सी ऑप्शन। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीनों में 4 दिन की छुट्टी का, यानी 9 घंटे कार्य करने की अवधि और महीने में 1 महीना में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इन दोनों में से जो कथन सही है आपको बताना है कौन कथन सही है। पहला कथन देखिए, अगर बात करें तो सही नहीं है, दूसरा कथन जो है सही है। अगर देखा जाए तो एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, लेकिन यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ, यानी इसके जो मापदंड थे वो पर्याप्त नहीं थे। इसमें केवल ऐसे मजदूर इस अधिनियम में ऐसे मजदूर थे जो बच्चे थे, उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान जो है बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा और कपड़े के मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए जो है याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। इसलिए केवल कथन दूसरा सत्य है। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? सही जवाब है लॉर्ड रिपन यानी डी ऑप्शन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जाए या किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है, हवाले किया जा सकता है। 103, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। इनका जो संबंध है लॉर्ड लिटन से दिया गया स्थानीय स्वशासन का, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 104 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू की थी। बेंटी के कार्यकाल में
विलियम बेंटिक, इनके कार्यकाल में ही मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय हो लेकिन प्रवृत्ति और नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का यह विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 105 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का जो संबंध है किससे है? लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यापगत का सिद्धांत से है, व्यापगत का सिद्धांत। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो संबंध है, विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध से है। लॉर्ड रिपन का जो संबंध है स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन से। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों जैसे सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17वें नियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। नेक्स्ट 106, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? लॉर्ड एलेनबरो का जो संबंध सिंध का विलय से दिया गया, जो कि सही जोड़ी है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। लॉर्ड एलेनबरो के समय में 1843 में जो है सिंध का विलय किया गया। 107, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, याद रखिएगा। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक जो है नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो कार्यकाल के दौरान अगर बात करें तो 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 108 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 109, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन ए डाउटफुल है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक विभाग का अगर बात करें तो 1871 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था इसको बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्गिल किसी नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। 110 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन के, यानी सी ऑप्शन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था।
111 भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? सही जवाब है जी के गोखले यानी बी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। 112 इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। 113 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो अगर बात करें तो वायसरायों पर अगर विचार करें तो सही पदावधियों का जो सही कालानुक्रम है वो कौन सा है? तो देखिए, अगर बात करें लॉर्ड कर्जन सबसे पहले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन ए में यह क्रम दिया गया है। देखिए, अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 के बीच, लॉर्ड हॉर्डिंग का समय 1910 से 1916 के बीच, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय 1916 से 1921 के बीच, लॉर्ड इरविन का समय 1926 से 1931 के बीच। 114 है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इन दोनों में से जो स्टेटमेंट सही है आपको बताना है कौन कौन सा सही है। दोनों है या पहला सही है दूसरा, या दूसरा सही है पहला गलत है। अगर बात करें तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया और इसका अतिरिक्त उसने अगर बात करें तो मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। 115 फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फुट डालो और राज करो की जो रणनीति थी किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। फुट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। 116 है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते जो है इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते रही, मतलब इच्छा रही कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बनूं। यह कथन है, यह जो बात लिखा किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने। देखिए, अंग्रेज शासक समझते थे कि नगर पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बनूं। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा,
जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है, किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। करजन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। 117 इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए जो इस्तेमाल की? याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय जो है नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। समय 1909 का। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। 118 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? नाम है लॉर्ड रीडिंग, यानी डी ऑप्शन। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चोरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। प्रश्न संख्या 119 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो संबंध दिया गया कर्जन से दिया गया, जो कि एक सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी या उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी। यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापखाने को भी जब्त कर सकती थी। देखिए, अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तीनों अन्य प्रश्नगत जो युग्म है, तीनों युग्म सुमेलित है। 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो संबंध है कर्जन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? सही जवाब है लॉर्ड हॉर्डिंग, बी ऑप्शन। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में अगर बात करें तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया गया। दिल्ली में यह भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। 122 है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का जो है चुनाव कीजिए। बताइए सही जोड़ा कौन सा है? आप देखिए, ये आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। सॉरी, हाँ, ये एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो वो प्रश्न जो है 123 नंबर, ये आईएएस प्री 1996 का है। 23 नंबर जो 123 नंबर प्रश्न डिस्कस करेंगे वो ये एमपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था। बताइए, देखिए अगर मिलान कीजिएगा तो सही जो विकल्प होगा वो विकल्प सी में दिया गया है।
यानी चूक का सिद्धांत या हड़प नीति का जो संबंध है किससे है? डलहौजी से है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। बंगाल का विभाजन का जो संबंध है लॉर्ड कर्जन से है। बंगाल में दोहरा शासन का जो संबंध है क्लाइव से है। और सामाजिक सुधार का संबंध बेंटिक से है। इसके बाद यूपीएससी का जो प्री 1996 में एग्जाम हुआ था, ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है, उसी का क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको एक बार देख लीजिए। सूची 1 को एक बार देख लीजिए और सूची 2 को भी एक बार आप देख लीजिए। तो हम लोग जो है मिलान करेंगे। अगर बात करें तो देखिए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो अधीन यानी इस मतलब कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, अगर बात करें इसका जो संबंध रहा है किससे, तो चार्ल्स कर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस, यानी ए का 3, ठीक है, ए का जो संबंध है 3 से है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो मिलान है, यानी भारत का गवर्नर जनरल यानी चार्टर एक्ट 1833 के अधीन अगर बात करें तो इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। इसके बाद अगर बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन अगर बात करें तो सूची 1 में जो सी दिया गया है वो सूची 2 का जो संबंध है किससे है, 4 से है, यानी गिलबर्ट जॉन एलियट मरे क्नीनमांड मिंटो का अर्ल। तो इस तरह से मिलान दिया गया है। अगर बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कर्नवालिस कालानुक्रम के अनुसार मतलब कि होगा, उत्तर यही होगा। इस प्रकार प्रश्नानुसार अगर बात करें तो 1833 एक्ट का संबंध डलहौजी के नियुक्ति से है, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति से है और 1935 का जो एक्ट है वो वेवेल के नियुक्ति से है। 124 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। संभलपुर अंग्रेजों के द्वारा विलय कब किया गया? संभलपुर अंग्रेजों का जो विलय हुआ कब हुआ? अंग्रेजों ने कब संभलपुर का विलय किया, मिलान किया? तो 1849 में, याद रखिएगा। सतारा का विलय अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया? तो सतारा का 1848 में। अवध का याद रखिएगा, अवध का 1856 और झांसी का 1854, यानी सही विकल्प है बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। संभलपुर अंग्रेजों के द्वारा जो विलय हुआ संभलपुर का किस वर्ष हुआ? तो 1849 में। सतारा का विलय 1848 में, अवध का 1856 में, झांसी का 1854 में। 125 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित किया जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब का विलय, इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले पंजाब का विलय, इसके बाद सिक्किम का विलय, इसके बाद बर्मा का, इसके बाद झांसी का, यानी जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिक्किम का अगर बात करें तो रियासतों के ब्रिटिश भारत में जो विलय हुआ था, सिक्किम का 1850 में, पंजाब का 1849 में, बर्मा का 1853 में, झांसी का 1854 में। 1850 में सिक्किम का आंशिक क्षेत्र यानी दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग ब्रिटिश भारत में विलय हुआ। उसी तरह प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के द्वारा 1826 में असम, मणिपुर, कछार, अराकन प्रांत आदि क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के द्वारा 1853 में जो है पेगु का विलय कर लिया गया। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के द्वारा संपूर्ण बर्मा का विलय भारत में कर दिया गया। तो याद रखिएगा। 126 है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ?
किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? तो देखिए, अगर बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन ई। कैसे? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाली देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिल्लत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और मुस्लिमों तथा पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 और 1860 में जो है इन उपाधियों को दिए जाने के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तथा ज्वाइन करें। प्लीज हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए।